जानेंगे द्विगु समास के बारे में। ओके, तो देखिए द्विगु समास होता है, द्विगु समास जिस समास पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, देखिए द्विगु से समझ आ रहा है यहाँ पर द्वि यानी दो। ठीक है, तो ये संख्यावाचक शब्द है और इसमें हम इसकी भी पहचान करेंगे कि जिन समस्त पदों का पूर्व पद संख्यावाचक होगा द्विगु समास होता है। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण देखेंगे, जैसे उदाहरण है सात सिंधु। ठीक है, तो सात सिंधु में कौन सा समास है? द्विगु समास है। हमें कैसे पहचान हुई इसकी कि इसके आगे संख्यावाचक पद लगा है सात। अगर हम इसका विग्रह करें सात सिंधु का, तो सात सिंधुओं का समूह। ठीक है, अब देखिए त्रिकोण, त्रिकोण में क्या होगा? त्रिकोण में कौन सा समास है? त्रिकोण में है द्विगु समास। कैसे पता चला हमें? त्रिकोण यानी यानी तीन। ठीक है, तीन कोणों का समूह, तो ये क्या है? संख्यावाचक। इसमें संख्यावाचक पद दिया गया है, प्रथम पद जो संख्यावाचक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्विगु समास। अगर बात करें नवरात्र, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। कैसे पता चला हमें कि इसमें संख्यावाचक शब्द दिया गया है। ठीक है, और जिस समास पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो इस प्रकार आपको द्विगु समास भी समझ आया होगा। ठीक है, आपको याद रखना है द्विगु यानी द्विगु में भी संख्या एक जुड़ी हुई है, द्वि यानी दो। ठीक है, तो ये संख्यावाचक जिसमें जिस समास पद का जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक शब्द होगा, तो वह क्या होगा? द्विगु समास होगा। ऑलराइट, अब देखते हैं इससे आगे द्विगु समास और बहुव्रीहि समास के बारे में। ठीक है, और ये चैप्टर यही खत्म हो जाएगा। और इसमें जो थोड़ा कंफ्यूजन वाले वर्ड है जैसे बहुव्रीहि समास और कर्णधारय समास है, हम इनमें अंतर समझेंगे, इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे फिर डिस्कस करते हैं। अब जानते हैं द्विगु समास के बारे में। ठीक है, द्विगु समास की क्या परिभाषा होती है और उसके उदाहरणों के बारे में। ठीक है, तो देखिए द्विगु समास दोनों पद प्रधान। ठीक है, इसमें क्या होता है? द्विगु समास की पहचान क्या होती है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा एवं लगता है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान होती है कि इसमें दोनों पद प्रधान हो गए और उनके बीच में और अथवा या एवं शब्द भी लगता है। ठीक है, तो वे क्या होते हैं? द्विगु समास होते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगर द्विगु समास के बारे में आने लगे कि द्विगु समास की परिभाषा बताइए क्या होती है, तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और जिनका विग्रह करने पर उनके बीच में और एवं या का चिन्ह लग जाता है। ठीक है, ये शब्द लग जाते हैं। तो इसके उदाहरण देखिए, जैसे पाप पुण्य। ठीक है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में समास है द्विगु समास। कैसे पता चली? अगर हम इसका विग्रह करें तो ये हो जाएगा पाप और पुण्य, तो इसमें और चिन्ह लगा है, और शब्द लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास। तो आपको इस तरीके से इनकी पहचान रखनी है। ठीक है, जैसे सुख दुख। ठीक है, सुख दुख का अगर हम विग्रह करें, सुख दुख में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। कैसे पता चला हमें द्विगु समास होगा? कि सुख और दुख। ठीक है, सुख और दुख, तो इससे पता चला इसमें और शब्द लग गया है, तो ये क्या हो जाएगा? सुख और दुख हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा। और देखिए इसमें एक चीज हो कि एक जो शब्द होते हैं दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे पाप और पुण्य। ठीक है, पाप और पुण्य एक दूसरे के अपोजिट हो गए, सुख और दुख एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ऊंच और नीच एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो जो पॉइंट याद रखने वाली बात है, ये रखने वाली बात है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और अथवा एवं का चिन्ह लगता है और इसमें दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो ये द्विगु समास की पहचान है। आपके एग्जाम में कोई भी इससे क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली लगा सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए नेक्स्ट बहुव्रीहि समास के बारे में। ठीक है, बहुव्रीहि समास के बारे में अगर आप इनको एक बार और खुद से पढ़ लेते हैं तो आपके ये साथ के साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बहुव्रीहि समास कोई पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, इसमें बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और जो ये पद होते हैं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। बहुव्रीहि समास सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बहुव्रीहि समास से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाले वर्ड होते हैं। तो देखिए कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। वो कैसे करते हैं? जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे महावीर। ठीक है,
महान है जो वीर, यानी कौन है, किसके बारे में कही गई है बात, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, और महान है जो वीर यानी हनुमान जी के बारे में बात कही गई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बहुव्रीहि समास हो गया। महावीर में क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। अब देखिए त्रिलोचन, त्रिलोचन में क्या है, देखिए अब आप कहोगे कि ये तो संख्यावाचक हो गया, ठीक है, कि संख्यावाचक हो गया तो द्विगु समास हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसका विग्रह करें कि 3 है लोचन जिसके, यानी शिव, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बहुव्रीहि समास। ऑलराइट, आपको ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करने वाले वर्ड है। और जैसे देखिए महान है जो वीर, आप बोलेगे कि इसमें है जो आ रहा है तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसका विग्रह करते हैं कि महान है जो वीर यानी हनुमान जी, ठीक है, उनके बारे में कहा गया है, किसी तीसरे की ओर संकेत किया गया है, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, मंत्रियों में जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज और क्वेश्चन को गलत करो। ठीक है, अब देखिए जैसे कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है। जैसे नील गगन, ठीक है, नील गगन में क्या है, ये विशेषण है और ये विशेष्य है, यानी गगन की विशेषता बताई गई है कि गगन नीला है। ठीक है, अगर बात करें चक्रधर, बहुव्रीहि समास की चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाला, ठीक है, यानी विष्णु। तो इन दोनों में आपको विग्रह करने के बाद अंतर अच्छे से समझ आ जाएगा कि बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे की ओर संकेत किया जाता है, और जो कर्मधारय समास होता है उसमें किसी की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, या किसी की तुलना की जाती है, उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। तो इस प्रकार आपको इन सभी में, अगर आप कोई भी वीडियो कंप्लीटली देखते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, आपको करना ही है कि आप जो भी वीडियो देखो उसे लास्ट तक देखो ताकि आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको छोटे छोटे अंतर इनमें समझ आ जाए। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।